There is electric potential and potential difference. Okay. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So electric potential is defined as the amount of work done. What? Amount of work done in bringing a positive or negative, ठीक है, positive unit charge from infinity to the field against the field, ठीक, अगेंस्ट द फील्ड, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी amount of work done in bringing a test charge from infinity to the field against the field. ठीक है, फील्ड के अगेंस्ट. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से और इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे. देखिए भाई, पहले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं. सपोज दैट मेरे पास एक चार्ज है, कुछ इतना सा चार्ज है. ठीक, लेट अस कंसीडर क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज का जो फील्ड है वो कुछ इस एरिया तक है. ठीक, कोई इतना सा फील्ड है, ये हमारे पास क्यू चार्ज का फील्ड है. ठीक, मुझे इस तरफ नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे लिखने के लिए जगह रखता हूँ. ठीक है, ये फील्ड है हमारे पास. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कहता है कोई एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज. दिस इज आवर यूनिट चार्ज मान के चलते हैं. क्यू नॉट जो है वो यूनिट चार्ज है, और कहाँ पर लाई कर रहा है सर? बहुत ज्यादा दूर इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है. और सर हमें इसको अगर अंदर लाना होगा तो इस पाथ के होते हुए हमें इसको अंदर लाना होगा. ठीक, जबकि मैं ये मान के चलता हूं कि इस चार्ज जो चार्ज सेंटर में है, उस चार्ज का जो फील्ड है वो है x डिस्टेंस तक. यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x. कितना? x. एक सेकेंड. यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है x. ठीक भैया, ये मतलब x, अगर मैं रेडियस मान के इसके इर्द गिर्द चक्कर मार दूं, एक सर्कल बना दूं, तो वो इस चार्ज का जो चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, इस चार्ज का वो फील्ड है, वहां तक उसका एरिया है. ठीक है, अब मुझे ये दिक्कत है कि जो चार्ज मेरे पास बाहर है, इस चार्ज को मुझे लाना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर. मान के चले कि पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P, जो कि इस चार्ज से
इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है, इस चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, जो अभी हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ा, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट इट इज वर्क डन। ठीक, तो मुझे इस चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना होगा, यहां से लेके आना होगा, ऐसे 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 और इस पॉइंट पी तक आना होगा। तो उसके दौरान जितना भी वर्क डन मैं करूंगा वो वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल। ठीक है, अब इतना ज्यादा डिटेल में मैं इसके नहीं जाऊंगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है भैया, अरे तू चुप हो जा भाई। चलो ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक, सपोज दैट मैं चार्ज को यहां तक लेके आ रहा हूं, दिस इज द पॉइंट, पॉइंट ए, ये पॉइंट मेरे पास ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट वर्क डन, वर्क डन इन bringing the charge from infinity to point A। सो वर्क डन कितना हो गया मेरे पास, दैट विल बी जीरो। क्यों, क्योंकि सर इसके बाहर से मेरे पास कोई भी फोर्स, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिस फील्ड के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़े। तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो। तो अगर फोर्स जीरो लग गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भले ही जितना मर्जी हो, लेकिन फोर्स जीरो है तो वर्क डन सीधा सीधा कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो वर्क डन मेरे पास कितना है, वहां पर जीरो है। ठीक, क्यों, क्योंकि सर बाहर में कोई भी फील्ड है ही नहीं। ठीक है, अच्छा चलो मैं इतना ज्यादा वर्क डन एक साथ तो नहीं निकाल सकता, तो मैं यहां से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं, यहां से यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और ये डिस्प्लेसमेंट होगी सर कुछ इतना सा। ठीक, अगर डी एक्स उसका जो एक्स जो है वो फील्ड है, तो लेट अस सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स है। तो वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डी एक्स वेक्टर, डी एक्स वेक्टर। ठीक है भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है भाई, अच्छा चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये फोर्स किसके बराबर है, फोर्स किसके अगेंस्ट होगी, कितना फोर्स होगा। देखिए जो फोर्स है वो है इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कहता है इज इक्वल्स टू एफ बटे में क्यू। सो एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू, लेकिन यहाँ पर क्यू कौन सा आ रहा है, क्यू नॉट आ रहा है, सो इट विल बी ई इंटू क्यू नॉट। ठीक, सो एफ विल इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी एक्स cos of 180 degree। Now the question arises, sir why cos of 180 degree? Just listen to me कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चार्ज को मैं जो लेके आ रहा हूं वो अंदर की तरफ लेके आ रहा हूं, और इसका जो फील्ड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक, एक एंटी पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है भैया, तो अगर ऐसा है तो वर्क डन डी डब्ल्यू, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना होगा। ठीक, so dw will become equals to e q naught dx minus 1, and this will become equal to minus e q naught into dx. This is the small amount of work done in moving the charge from point A to the point B। कहाँ से, from point A to the point B, इस पॉइंट में मूव करते वक्त मेरे को जो वर्क डन करना पड़ा वो इतना करना पड़ा। ठीक है भैया, चलो अब मुझे निकालना है टोटल वर्क डन। Therefore
देयरफॉर टोटल वर्क डन कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी, इंफिनिटी टू पॉइंट पी। तो मुझे इसे क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि टोटल तो इंटीग्रेट से ही निकलेगा, इंटीग्रेशन से ही निकलेगा। सो लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dw will become equals to integration e q नॉट dx, माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं, और कहां से, लोअर लिमिट इंफिनिटी और अपर लिमिट पॉइंट p है। तो पॉइंट p पर डिस्टेंस कितना, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो पॉइंट p तक का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा अपर लिमिट r। यहाँ पर ये टोटल वर्क डन जो बनेगा, इट विल बी ई क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, ओ सॉरी, ई का वैल्यू डाल दो भैया, अभी हम ई का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू आर के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वर्क डन मेरे पास कितना आएगा, माइनस के क्यू, क्यू नॉट कहाँ गया, क्यू नॉट को खा दिया क्या, क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने पे ये कितना आएगा, ये आएगा सर, w will become equals to माइनस के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस टू, तो माइनस टू तो x टू द पावर वन माइनस वन, एंड माइनस ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r, ठीक। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, w will become equals to माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट ये हो जाएगा वन बाई r, और माइनस वन बाई इंफिनिटी इट विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, अब तो रिवीजन हो रहा है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, के क्यू नॉट इंटू वन बाई r। सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज योर पोटेंशियल, ठीक। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने बात किया था कि वर्क डन इन बीइंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, क्या, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज है तो क्यू नॉट का वैल्यू कितना है, एज क्यू नॉट इज अ यूनिट चार्ज, इज अ यूनिट चार्ज, देयरफॉर क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट हमारे पास यूनिट ही है वन, क्यू नॉट कितना है वन। तो भैया डब्ल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल, this work done will be stored as potential and is written by V is equals to K Q by R ORR. It can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R, which is a required expression for the potential due to a point charge, किसी भी पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो डेफिनेशन में देख लो क्या है, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। सो आप क्या ब्रिंग कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज ब्रिंग कर रहे हैं। उस वक्त ये क्यू नॉट जो होगा, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम होगा, लेकिन ये क्यू नॉट जो होगा ये क्यू नॉट वन नहीं होगा, ये क्यू नॉट ही रहेगा। तो उस वक्त जो डब्ल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। दिस विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एंड रिटन एज यू, ठीक। कोई भी फर्क नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ क्यू नॉट यूनिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्यू नॉट को हम यूनिटी कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर पुराने सेशन के हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन था अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो भैया क्या आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आया V इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और अगर मेरे पास ये चार्ज है, क्यू चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ये एरिया है, ठीक, तो इस पॉइंट पर मेरे पास पोटेंशियल कितना है, लेट अस सपोज दैट इस पॉइंट पर पोटेंशियल मेरे पास 50 वोल्ट के बराबर है। पॉइंट पी, कोई एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करता हूं जो इस चार्ज के क्लोज होगा, है ना, जितना चार्ज के क्लोज आता जाऊंगा उतना पोटेंशियल राइज हो जाएगा, उतना वो धक्का देगा वापस, ठीक है, उतना ज्यादा डीप में जाने का भी वो है नहीं मेरे पास, ठीक। तो भैया अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ अलग होगा, मान के चलो कि अगर आर पॉइंट पे आ रहा हूँ या एस पॉइंट पे आ रहा हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर पोटेंशियल मान के चलो 80 वोल्ट के बराबर है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है सर 80 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, 80 माइनस 50 एंड दैट इक्वल्स टू 30 वोल्ट। कितना, 30 वोल्ट। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई चार्ज छोड़ता हूँ और उसका खाली एक ये रास्ता है मूव करने का, बाकी कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ वो जा नहीं सकता, यहाँ नहीं जा सकता, तो डेफिनेट सी बात है ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक, उतना ज्यादा उसमें कुछ खास है नहीं इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहता है, वोल्ट रहता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो रहता है वो वोल्ट रहता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी है तो उसका क्या रहेगा, जूल्स रहेगा, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये तो हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर के। नेक्स्ट जो टॉपिक इसका है अ डाइपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, चार्जेस का, सिस्टम ऑफ चार्जेस का और डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद निकालना है, क्या बता रहा है भाई, dipole and a system of charge, electric potential due to a point charge कामा करके dipole एंड, ठीक, सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी है और डाइपोल का भी है। तो चलो भैया हम पहले सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस अगर मैंने एक साथ रखे हुए हैं तो कुछ भी नहीं होगा, वही फिर से घिसी-पिटी कहानी जो हमारे पास पिछले लेक्चर में थी, ठीक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। अच्छा देखो भैया किसी पॉइंट पे पोटेंशियल देख रहे हैं, इस पॉइंट पॉइंट पी पर हम पोटेंशियल देख रहे हैं और बहुत सारे चार्जेस हमारे पास है, एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तीसरा चार्ज यहाँ पर है, चौथा चार्ज यहाँ पर है, ठीक। दिस इज Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ठीक है। अच्छा इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, मैं वही से करूंगा, ठीक है, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मेरे पास Q1 और P के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट R1 है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर मैं इसको वैसे कंसिडर करता हूँ कि भाई P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास R नॉट वेक्टर है या R वेक्टर जो भी हम कहना चाहते हैं, और Q1 का हमारे पास R1 वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी R01, है ना। तो इतना ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं सीधा सीधा इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इसको सीधा सीधा पकड़ लेता हूँ कि Q1 और P के बीच में R1 है, Q2 और P के बीच में R2 है, Q3 और P के बीच में जो हमारे पास है सपोज दैट इज R3 वेक्टर, एंड Q4 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस कंसीडर दैट इट इज R4, ठीक। अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर कंसीडर करके देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा R04, R03, R02, R01, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप बुक कैसी ले रहे हैं, बुक किस कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ भाई पोटेंशियल, पोटेंशियल एट, पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 and that is given by V1 equals to, let us suppose that V1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R1 that is Q1, है ना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है K Q1 by R1, ठीक। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज, potential due to Q2, that V2 will become is equals to K Q2 divided by R2, and potential due to third, potential due to Q3,
V3 will become equals to K3 divided by R3 and चौथे चार्ज के तहत पोटेंशियल ड्यू टू Q4 and that will become is equals to, ठीक है, ये कितना होगा V4 equals to KQ4 divided by R4. The net potential V will become equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4. यही तो होगा, है ना। टोटल पोटेंशियल तो इन सब पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, तो टोटल पोटेंशियल V किसका होगा, K निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा Q1 डिवाइडेड बाई R1, Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस सो ऑन, जितने मर्जी चार्जेस लगा दो, ठीक है। दिस विल बी द नेट पोटेंशियल and in general it can be written as अगर हम जर्नल में इसको लिखना चाहें तो जर्नल में ये कैसे लिखा जाएगा, जर्नल में कैसे लिखा जाएगा, V n potential due to n charges will becomes equals to K sigma I equals to 1 up to I equals to n Q of I divided by R of I, ठीक, ये होगा हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है भैया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक, अगला जो क्वेश्चन है बहुत कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लगता है मुझे, और इस पर अक्सर क्वेश्चन देखे भैया, पोटेंशियल पे अक्सर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जितना भी मैंने एनालाइज किया हुआ है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे गए हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होगा। देखिए डाइपोल पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि डाइपोल क्या है सर, दो छोटे छोटे से चार्जेस, ठीक है, अगर कितने डिस्टेंस पर उनको सेपरेट किया गया है तो उसी को हम डाइपोल कहते हैं। तो चलिए भैया मैं एक डाइपोल कंसीडर करता हूं, सपोज दैट दिस इज प्लस क्यू एंड अनदर चार्ज दिस वन, यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज मेरे पास है, और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द डाइपोल लेंथ, दिस इज द डाइपोल लेंथ, ठीक, और ये लेंथ कितनी है 2 टाइम्स एल के बराबर है ना, 2 टाइम्स ए था कि एल था, देख लेना जो भी हमने कंसीडर किया था, ठीक, एल ही था शायद, तो मैं एल से ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। और कहता है इस डाइपोल से किसी पॉइंट पी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पॉइंट पर कितना हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैलकुलेट करो। भाई देखिए मैं इस डाइपोल का एक मिड पॉइंट लेता हूँ, सपोज दैट दिस इज द मिड पॉइंट सी, सेंट्रल पॉइंट, और इस सेंट्रल पॉइंट से सीधा सीधा यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक। अब डाइपोल का डायरेक्शन जो हमारे पास था वो था फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लेट अस सपोज दैट ये जो साइड एंगल सबटेंड कर रही है, सपोज दैट दैट इज एंगल थीटा, एंड ये जो रेडियस है दैट इज आर, दैट इज आर, ठीक है भैया। अच्छा, प्लस क्यू से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर दैट दिस डिस्टेंस इज r2 वेक्टर, एंड पॉइंट जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उस चार्ज का जो डिस्टेंस रहता है, सपोज दैट दैट इज r1 वेक्टर, ये हमारे पास r1 वेक्टर है, ठीक है। अब हमें पूछा जाता है कि भाई बताओ अगर ये ए पर है, ये बी पर है, तो बताओ पॉइंट पी पर कितना इसका फील्ड होगा, है ना, सॉरी नॉट फील्ड, कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर रहे हैं भाई हम, पोटेंशियल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, अरे भैया क्या हो गया, ओके ठीक देखिए भाई, देखो हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू से जो मैं पोटेंशियल देख रहा हूं तो वो पोटेंशियल मेरे पास कितना है। सर पोटेंशियल का अभी हमने निकाला, पोटेंशियल होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, बट यहाँ पर ये जो आर है वो है हमारे पास R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दूसरा पोटेंशियल एट P
due to minus q and that will become equals to negative potential, तो माइनस k क्यूब डिवाइडेड बाई r1 है ना, यहां से यहां तक का पोटेंशियल देख रहा हूं, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। नेट पोटेंशियल जो होगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 एंड दैट इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R2, V1 ये आ गया V1 और ये आ गया V2, ठीक, डिवाइडेड बाय या पोटेंशियल एट पॉइंट V, ठीक, जो भी आपका कहना चाहते हैं, V1 V2 कंसीडर कर लो, ठीक है, माइनस KQ डिवाइडेड बाय R1, और इसको अगर मैं बाहर निकालूं, के क्यू को बाहर निकालूं तो अंदर बचता है 1/r2 माइनस 1/r1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर ए, इसको हम इक्वेशन नंबर ए पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास खेल जो है वो है सर r1 और r2 को फाइंड आउट करना। क्या है, r1 और r2 को फाइंड आउट करना, ध्यान से देखना भैया। देखिए भाई, R1 अगर मैं वेक्टर लॉ लगाता हूं R1 के लिए, ठीक, यहां से यहां की तरफ जा रहा है, ये यहां से यहां की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो R1 में हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा। एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, R1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, अगर मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स, अरे भैया थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं यार इसको, है ना, ठीक है। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ R1 वेक्टर का स्क्वायर बट मॉड साथ में इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A विल बी द लेंथ, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ लग रहा है इसमें, प्लस 2AR cos ऑफ थीटा, ठीक, सॉरी, हाँ ये पी वेक्टर आ गया, ये है cos ऑफ थीटा, R2 ठीक है, R1 एंड R2 ऊपर ही गया, ठीक, हाँ ठीक है, ओके बढ़िया, ठीक है। अच्छा तो cos ऑफ थीटा, अच्छा ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास R1 जो हुआ, R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा। मैं यहां से R स्क्वायर को कॉमन कर देता हूं, अंदर क्या बचता है 1 प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस 2A डिवाइडेड बाई R cos ऑफ थीटा, ठीक, R1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना बना, अच्छा A स्क्वायर बाई R स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, A स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। व्हाई, क्यों नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि सर आर के रिस्पेक्ट में ए बहुत ज्यादा छोटा है, डाइपोल का लेंथ है तो वो ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A डिवाइडेड बाई R cos ऑफ थीटा। सो व्हाट आई वांट 1 बाई R, है ना, 1 बाई R, तो 1 बाई R1 इक्वल्स टू 1 बाई R स्क्वायर, अच्छा 1 बाई R स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, होल कर देते हैं इसको, इंटू 1 प्लस 2A डिवाइडेड बाई R cos ऑफ थीटा पावर -1 कर दो इसको, और उसका स्क्वायर रूट हटाया तो इस साइड आ गया, इसका स्क्वायर रूट हट गया, तो 1 बाई R1 इक्वल्स टू 1 बाई R 1 प्लस 2A डिवाइडेड बाई R cos ऑफ थीटा, एंड ये कितना बना -1 by 2 -1 by 2, which implies 1 by R1 equals to 1 by R into 1 minus A divided by R cos of theta by applying binomial theorem. On applying binomial theorem लगा के मैंने इसको अंदर बता दिया, किसको भैया, -1/2 को अंदर बता दिया, ठीक है। तो ये बना मेरे पास
चुप हो जा भैया, ठीक है। तो 1/r1 ये बना। सिमिलरली 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 1/r2 मेरे पास कितना बनेगा, 1/r1 प्लस a डिवाइडेड बाई r cos ऑफ थीटा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दैट दिस विल बी इक्वेशन नंबर बी एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर सी, ठीक है। अगर ये थीटा पे ऑपरेट हो रहा है, r1 और r के बीच में थीटा का एंगल है, तो भैया a और r2 और r के बीच में कितना एंगल होगा, 180 माइनस थीटा, है ना। तो ये नेगेटिव में है, 180 में तो एंगल चेंज ही होता है किसका, cos का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/r1 एंड r2 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर a, thus equation number a can be written as v will become equals to kq 1/r2, it is 1/r1 plus a divided by r cos of theta minus 1/r1, so it is 1/r1 minus a divided by r, कितना रहा भैया, cos of theta, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भैया, kq 1/r प्लस a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर cos of theta माइनस 1/r प्लस a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर cos of theta, ये और ये यहाँ से खत्म होता है। तो v कितना बनता है मेरे पास, kq बाई r स्क्वायर, kq बाई r स्क्वायर 2 टाइम्स, नॉट इज kq नहीं है भैया, ये हमारे पास a है, मैं थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है भैया, देख लेना ये a, ठीक है। 2a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर cos ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास क्या रहेगा, विच इंप्लाइज v इक्वल्स टू k 2q 2a into q divided by r square into cos of theta. So this 2aq is your dipole moment p. Therefore v is equals to kp divided by r square into cos of theta, or this v can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught p divided by r square into cos of theta, which is the required expression for the potential due to a dipole, किसी भी पॉइंट पर जो हमारे पास डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, ठीक। और थीटा क्या है, एंगल है इसके बीच का, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े, ठीक, अगले इस पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला कौन सा टॉपिक है भाई हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, electric potential energy of a system of 2-point charges and electric dipole in electrostatic field, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मैं यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक चीज का याद रखना भाई, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कहता है पोटेंशियल सरफेस, देखो भैया ये तो तुम्हें पता है कि अगर ये चार्ज है, इस चार्ज से जितना दूर चलते जाओगे उतना इस चार्ज का असर कम होगा, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, ठीक है। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, एक सेकंड जरा मुझे सीधा बैठने दो। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल क्या है, कहता है अगर एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उस चार्ज से जितना दूर तुम चलते जाते हो, उस चार्ज से
जितना दूर तुम चलते जाते हो उतना ज्यादा उसका फील्ड जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आओ तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ से थोड़ा बाहर चले जाओगे तो फील्ड थोड़ा कम होगा। ठीक, पॉइंट ए पर ज्यादा फील्ड है, पॉइंट बी पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर पॉइंट ए पर ज्यादा है, पॉइंट बी पर कम है, पॉइंट सी पर कम है, पॉइंट डी पर उससे भी कम है, ई पर और कम है। और बाहर निकल जाओगे तो यहाँ पर तो फील्ड ही नहीं है, यहाँ पर तो फील्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कहता क्या है इक्वी पोटेंशियल, कहता क्या है? अरे भैया ये कहाँ फंस गई है। इक्वी पोटेंशियल कहता है अगर इस चार्ज से सेम दूरी बनाई जाए, इस चार्ज से मान के चलो कि मैंने एक रेडियस ले लिया, सपोज दैट 1 मीटर का रेडियस ले लिया और उस 1 मीटर पे मैं घूमता रहूं, तो क्या इस पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा, इस पॉइंट पर बराबर होगा, इस पॉइंट पर बराबर होगा, इस पॉइंट पर बराबर होगा? देखिए भाई पोटेंशियल का है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो भाई क्यू तो सेम है, क्यू इज इक्वल टू लेट अस कंसीडर दैट 5 कूलम के बराबर है ना, क्यू तो हमारे पास बराबर है। ठीक है भाई, क्यू हमारे पास बराबर है। क्यू तो हमारे पास बराबर है, के का वैल्यू भी कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁻⁹। अगर आर मैं 1 मीटर लेके घूम रहा हूं तो भाई हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी तो बराबर आने का है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो रहेगा वो भी बराबर है। तो भाई ऐसे सरफेस को हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जब जब हर पॉइंट पे किसी भी सरफेस पर अगर अगर पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल सेम हो तो उस तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब चार्ज से बराबर दूरी बनाए रखो जी, सीधी सी बात, चार्ज से बराबर दूरी बनाए रखो, चाहे वो जैसे मर्जी हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो, दूरी अगर बराबर है किसी चार्ज से तो वो सरफेस हमारे पास, वो जो सरफेस पर आप घूम रहे हो वो चार्ज जो है वो इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है भैया, और दूसरी बात कि इक्विपोटेंशियल पर अगर वर्गडन आप करते हो, देखिए क्योंकि वर्गडन होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल अपॉन चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड, इंफिनिटी टू द फील्ड। हाँ वर्क डन एक सेकंड यार, मेरे को क्या हो गया, मेरे को वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल है, क्या है मतलब? तेरे की कभी कभी ना छोटी छोटी सी चीजें भूल जाती हैं भाई। मतलब एक सोचने वाला सवाल है कि यार क्या मतलब इतना सब हो गया, क्या हो रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड, कितना है यार, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, हाँ चलो ठीक। ठीक, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन इज डिफाइंड एज v1 q q q, ठीक, इतना 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 infinity to the point r and bringing the charge, this will be stored as potential, work done upon charge, potential is equals to work done upon charge। तो वर्क डन कितना निकला भाई, चार्ज इंटू पोटेंशियल। हाँ ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, हाँ क्योंकि देखो भैया पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। सो
चार्ज वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा देखिए, चलो छोड़ो उसको, अभी देखो अभी ये पॉइंट अगर मैं ए कंसिडर करता हूँ और ये पॉइंट बी कंसिडर करता हूँ, दोनों जो है वो एक एक मीटर की दूरी पर है और दोनों के सेंटर में वही 5 कूलम का चार्ज है। तो भाई वी ए पर पोटेंशियल कितना होगा, वी ए पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बिकम एग्जैक्ट फिगर निकालते हैं इसकी 9 इंटू 10⁻9 की का वैल्यू इंटू क्यू कितना 5 कूलम है और बटे में रेडियस कितना है 1 है, 9 पंजे 45 इंटू 10⁻9, तो कितना होगा वी ए पर 45 इंटू 10⁻9 और वीबी पर भी कितना होगा 45 इंटू 10⁻9, ठीक। तो ये पोटेंशियल है। तो भाई अगर एक इक्वी पोटेंशियल पे सरफेस पर अगर आप किसी चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना है 45 × 10⁻9 माइनस 45 × 10⁻9, ठीक। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसल हो रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा क्यू मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो क्यू कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप किसी के चार्ज को मूव करते हो तो उसको मूव करवाने पर आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब एक इक्विपोटेंशियल चार्ज सरफेस पर अगर मैं चार्ज छोड़ दूं ना, वो चार्ज किस प्रकार से घूमेगा, वो चार्ज कुछ ऐसा घूमेगा जैसे अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर हमने एक सैटेलाइट को रखा है, ठीक। जैसे सैटेलाइट को घुमाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है ना, कोई भी प्रोपेलर नहीं है, वैसे ही एक सरफेस पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम चार्ज घुमाकर छोड़ दे तो वो भी घूमता रहेगा वहां पर, ठीक है। वैसे मतलब कोई भी वर्क डन उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक हमारा कौन सा था, एक सेकंड में फिर से लॉक हो गया। अगला टॉपिक जो हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, भाई फिर से वही, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक। एक सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ध्यान से देखना भाई, मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये मेरे पास ओरिजिन है ओ, और Q1 चार्ज को मैं कहीं से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक। तो भाई वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 charge from anywhere to the point कितना रहेगा वर्क डन, W1 इक्वल टू 0, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज है नहीं जिसके अगेंस्ट मेरे को वर्क डन करना पड़े, तो है नहीं, तो भैया वर्क डन कितना होगा 0। अब Q1 का फील्ड मान के चलो सर, ये फील्ड है Q1 का, सपोज दैट ये फील्ड है Q1 का, तो भाई वर्क डन किसी दूसरे चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, किसी दूसरे चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ और उसको ला रहा हूँ कहीं यहाँ पर, ठीक। दिस इज Q2 चार्ज, Q2 चार्ज को ला रहा हूँ, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम anywhere to the point lies inside the field of Q1। तो वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल Q2 multiplied by V1, and that will become equal to distance between these 2 point charges, and suppose that the distance is R12, so this will become equal to V1 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12, क्योंकि V1 हमारे पास V कितना है, क्योंकि V हमारे पास कितना है, कहेंगे V कितना है 1/4 pi epsilon naught Q1 divided by R12, ठीक। ओके ओके, यही तो हमने पोटेंशियल निकाला पीछे, ठीक। अच्छा अगर मैं Q3 चार्ज, अब देखो Q2 का भी फील्ड होगा, अब Q2 का भी फील्ड होगा, मान के चलो सर इतना इतना फील्ड है इसका, ये फील्ड है,
और मैं Q3 को लेके आ रहा हूं कहीं इंफिनिटी से और इन दोनों के फील्ड में लाना है Q3 को। तो भाई W3 मेरे पास कितना हो जाएगा, मुझे फर्स्ट के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ रहा है और सेकंड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ रहा है। तो चार्ज Q3 मल्टीप्लाई बाय V1 प्लस V2, so this will become is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q3 divided by R13 plus Q2 Q3 divided by R23। ठीक है, बाकी सबको कॉमन करके ऐसा। अब आप जितने मर्जी चार्जेस लेके आओ, तो टोटल वर्क डन मेरे पास कितना हुआ, देयरफॉर टोटल वर्क डन, अच्छा सॉरी हमसे पूछा है कि दो चार्जेस का, तो टोटल वर्क डन है ना, टू इन ब्रिंगिंग टू चार्जेस, दो चार्जेस इन ब्रिंगिंग टू चार्जेस, सो W विल बिकम W1 प्लस W2। सो W1 तो हमारे पास 0 प्लस W2 कितना हो गया 1 अपॉन K Q1 Q2 divided by R12। So this W will be potential, will save as potential. So that will be Q1 Q2 divided by R12। ठीक, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जैसे W3 भी मेरे पास है तो मैं कर देता हूँ इसको K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, क्योंकि W1 हमारे पास 0 है, और W3 भी कर दो K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस सो ऑन चलता जाएगा फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस। लेकिन आपको पूछा गया है 2 नंबर ऑफ चार्जेस का, तो उस केवल इतना ही रहेगा। ठीक है भैया, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है भैया, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डालूं तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है, उसका मिलीबारस कौन है। डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड के अंदर अगर डाइपोल है तो उसके साथ क्या होने वाला है। देखो भाई क्या होने वाला, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर ये मेरे पास फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैं एक डाइपोल को रख रहा हूं, सपोज दैट मेरे पास ये डाइपोल है, ये मेरे पास माइनस क्यू और ये मेरे पास प्लस क्यू, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा अगर वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो क्यों नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इसको और ये जो करेगा इसको रिपेल करेगा। ठीक, तो भाई ये एक एंगल इंक्लाइंड एंगल पे है तो एक थीटा, और ये बना हमारे पास, अगर मैं ए पॉइंट इसको रखता हूँ बी पॉइंट इसको रखता हूँ तो एन पॉइंट ये, तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास। तो डाइपोल जो है, अगर मैं चार्ज प्लस क्यू चार्ज पर देखूं तो फोर्स है फॉरवर्ड, फोर्स है फॉरवर्ड, और माइनस क्यू पे देखूं तो फोर्स है बैकवर्ड, फोर्स है बैकवर्ड। एक आगे की तरफ दे रहा है दूसरा पीछे की तरफ दे रहा है, तो दे विल फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्स which will form which will form a couple of force, क्या बनाएगा, कपल ऑफ फोर्स बनाएगा, एंड रोटेट द डाइपोल, therefore टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन भाई इतना आसान भी तो नहीं है, फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है, तो फोर्स किसके बराबर होगा, ई इंटू क्यू के बराबर, ई इंटू क्यू के बराबर होगा। तो टाउ कितना है भाई, ई इंटू क्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी बी एन, और बी एन कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिगर, बी एन इक्वल्स टू, अगर ये डाइपोल है तो इसका लेंथ कितना 2a है, तो दिस विल बी 2a साइन ऑफ थीटा।
and 2aq will be dipole moment, so it will be ep sin of theta. So टॉर्क कितना हो जाएगा, e वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये है टॉर्क. So inside an electric field, a dipole will behave like your what? The electric field dipole will rotate itself, है ना. अपने आप को रोटेट कर देगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो है तो अपने आप को रोटेट कर लेगा. ठीक है भैया. चलो अगले पे हम चलते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर हम बात करते हैं उससे आगे. ठीक है. ओके. चलो भाई. चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है यार, निकल जा. तो ये बार बार मेरे से गायब भी हो जाता है. ठीक. कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स इंसुलेटर फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज. देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 नंबर का पूछ सकता है भाई. कंडक्टर्स इंसुलेटर्स हमारे पास क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर एंड बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज. देखो नंबर 1 में पकड़ता हूँ, लाइन से पकड़ूंगा. कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. देखिए भाई कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं. देखिए अगर मैं बैंड एनर्जी थ्योरी देखूं तो बैंड एनर्जी थ्योरी कहता है कि एक हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड और एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड और इनके बीच का ये जो गैप रहता है, इस गैप को कहते हैं एनर्जी गैप. ग्राउंड स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो होते हैं यहाँ पर वैलेंस बैंड. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको हम कहते हैं. जब कोई सी भी एनर्जी हम इनको देते हैं, सपोज दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो आप लोग को तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जब जनरली एक्साइटेड ही रहते हैं, उनको कोई बिली बर्स है नहीं, बार बार बाहर भागते रहते हैं. ठीक. और फिर ऊपर से थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, तो वो तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है. तो कंडक्टर्स के केस में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और कंडक्शन बैंड में आके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. ठीक. these electron will behave like free charge and they will start flowing. तो ये होता है कंडक्टर्स के केस में. एनर्जी गैप जो होता है वो होता है वेरी लो, वेरी लो. लेकिन वहीं पर अगर मैं इंसुलेटर्स के केस में देखूं तो इनका कंडक्शन बैंड और इनका जो वैलेंस बैंड है, ठीक है. देखिए भाई इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होते हैं, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है ना. वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है. तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, क्योंकि हर एक मेटल जो बना है, कोई भी मैटर है तो एटम से बना हुआ है. ठीक. तो अगर वो एटम से ही बना हुआ है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, तो फिर कुछ कंडक्ट करते कुछ नहीं करते. तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं. ये याद रखना कि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वो कंडक्ट करेगा. इन टर्म्स ऑफ सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहा हूँ. ठीक है. अगर वो नहीं पहुंच पाया तो वो नहीं करेगा. देखिए भाई यहाँ पर क्या है, इसको जितना मर्जी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन जंप तो करेगा लेकिन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पा रहा है. ठीक. क्यों? क्योंकि सर इसका एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में ये मैंने बहुत ज्यादा बना रखा है, ये ऑलमोस्ट ओवरलैप ही कर देते हैं. ठीक है. कंडक्टर्स के केस में सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने बड़ा बनाया है. ठीक है. तो वही यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पा रहा है तो कंडक्ट भी नहीं करेगा. दिस इज इंसुलेटर, सिंपल. ठीक. उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है सर बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज. भाई देखो इसका उतना ज्यादा दिक्कत है नहीं. क्या है बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज क्या है, अब मैं एक बहुत सीधे साधारण एग्जांपल से समझाऊंगा. एक मेरे पास एटम है. ठीक. एक मेरे पास एटम है. एटम के सपोज दैट मेरे पास कोई भी एटम है यार, सोडियम ले लो, एटॉमिक नंबर कितना, 11. ठीक है. तो भाई 11 एटॉमिक नंबर है. तो ये, या क्लोरीन ले लो, 17 एटॉमिक नंबर है. कितना, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है. ठीक. सोडियम का 11 है तो सोडियम को चलते हैं.
तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि सोडियम के यहाँ पर तो 11 प्रोटॉन्स हैं जो अंदर हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ बाहर हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनमें से अगर मैं देखूं, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ भाई। +2 2 4 एंड 3s1। देखिए यहाँ तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनका बाहर निकलना लाजमी है नहीं, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी आपको पता है। ठीक, तो बाहर जो खुला इलेक्ट्रॉन रहता है वो कौन सा है? लेन देन जिसके साथ होता है वो कौन सा है? वो वाला इलेक्ट्रॉन है ये वाला। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये फालतू का है। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, चार्ज होता सबके पास है भाई, सिंपल सा याद रखना, चार्ज होता सबके पास है। अगर हर एक चीज हम एटम से बनी हुई है तो उसके पास चार्ज है, लेकिन ये चार्ज ऐसा है जो अंदर बंधा हुआ है, ठीक है, जिसको हम बाहर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी यहाँ तक कंप्लीट है। सो जिसको अगर आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता है कि यहाँ तक वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा, तो फ्लो भी नहीं करेगा भाई। तो इस चार्ज का नाम जो है ये है बाउंड चार्ज। ठीक, और बाउंड चार्ज अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो बाउंड चार्ज वो चार्ज है, द चार्ज विच इज बाउंड, which is bound, which do not flows, which is not free, which is not free। जो चार्ज हमारे पास फ्री नहीं है उस चार्ज को हम बाउंड चार्ज कहते हैं। और फ्री चार्ज कौन सा है सर? अगर हम बात करें कि सर फ्री चार्ज कौन सा है, तो फ्री चार्ज हमारे पास वो चार्ज जो हमारे पास फ्री है, जिसका हम मूवमेंट करवा सकते हैं। द चार्ज विच इज फ्री, विच इज फ्री टू मूव। और ये एटम के अंदर, ये मैटर के अंदर नाचता रहता है। ये तो एक एटम की बात कर रहे हैं ना, अगर बहुत सारे एटम मैटर ले रहे हैं तो बहुत सारा चार्ज है। 3s एक एटम का है। अगर एक एक मैंने इतना सा मैटर ले लिया, ठीक, इतना सा सोडियम ले लिया, एक एटम इतना है, तो इसके अंदर कितने एटम है? बहुत सारे एटम है, और हर एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो नाचते रहेंगे, अंदर में नाचते रहेंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री चार्ज कहते हैं। द चार्ज विच इज फ्री टू मूव एंड मूव and moves under the influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर वो मूव करता है तो वो हमारे पास फ्री चार्ज है। आई होप कि आप पकड़ पाए होंगे मेरी बात को कि भाई बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज है क्या। उतना ज्यादा डीप उसमें कुछ है नहीं। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स को जनरली डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज, डायरेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखिए इस पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन 2-3 नंबर का बनता है इस पे कि भाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। देखो क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अगर हम बात करें, पोलर एंड नॉन पोलर की, तो पोलर और नॉन पोलर कौन से होते हैं? देखो भैया, अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और इसके इर्द गिर्द का नेगेटिव चार्ज सेंटर भी, इसका सेंटर भी यहीं पर है, मतलब ये एकाग्रित है यहाँ पर, इसी पॉइंट पर अगर एकाग्रित है तो इसको हम कहेंगे नॉन पोलर। क्या कहेंगे? नॉन पोलर। जैसे मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया था कि आप सीओसी बनाते हैं तो उसका टाउन हॉल तो सेंटर में ही होता है, ठीक है, तो बाकी जितने भी बाहर से उसका डिफेंस कर रहे होते हैं उनका भी सबका जो मिशन होता है उसको टाउन हॉल को ही प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन एक दूसरा एटम ऐसा है जिसका पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कहीं दूर पर है। ठीक, मान के चलो कि ये एटम है और कुछ ऐसा है जिसका नेगेटिव चार्ज सेंटर का केंद्र थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज से दूर है, तो इसको हम कहते हैं पोलर, पोलर एटम या पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ओके। तो कहते हैं जब नॉन पोलर को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं, ये पॉजिटिव
और इस तरफ नेगेटिव। नॉन पोलर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो क्या होगा, होना क्या है सर, पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, थोड़ा सा उस तरफ लेके जाएगा, और इसके नेगेटिव को क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर देगा। ऑन एन एवरेज, ऑन अ होल, ये हमारे पास जो एटम बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये जो चार्ज है जो इस एटम को पोलराइज कर रहा है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज सेंटर को और नेगेटिव चार्ज सेंटर को शिफ्ट कर रहा है, इस चार्ज को हम कहते हैं पोलराइजिंग चार्ज। पोलराइजिंग चार्ज जो कर रहा है, और इस चार्ज को हम कहते हैं पोलराइज्ड चार्ज। ठीक है, एक और चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद आई, अगर मैं पोलराइजिंग चार्ज का फील्ड यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मतलब मान के चलो कि पहले हमारे पास 5 न्यूटन पर कूलम था, तो ये इतना सा पोलराइज हुआ, कितना पोलराइज हुआ, सपोज दैट 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर ये पोलराइज हुआ। अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो ये एटम थोड़ा सा और ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज तो केवल यहाँ पे चिपक जाएगा और नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक, ओके, तो अब ये कितना पोलराइज हुआ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पे मान के चलो कि मैंने अब 10 न्यूटन पर कूलम कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ये हमारे पास और ज्यादा पोलराइज हो गया, मान के चलो कि 15 एंगस्ट्रॉम पे आ गया। अच्छा, और ज्यादा अगर फील्ड का वैल्यू बढ़ाऊंगा मैं, मान के चलो कि मैंने 20 कर दिया, 20 न्यूटन पर कूलम कर दिया, तो अब क्या होगा सर, ये और ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि इसको फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा ज्यादा मिलती चली जा रही है। तो अब ये कुछ ऐसी शेप का बन जाएगा, कुछ डंबल लाइक शेप का बन जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पर और पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक, अब इन चार्जेस के बीच का ये जो लेंथ होगा वो और ज्यादा बढ़ चुका होगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। ठीक, अरे भैया क्या कर रही हूँ, ये और ज्यादा ऐसा ऐसा ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। ठीक है भैया, अब इसका लेंथ जो है वो मैक्सिमम रीच तक पहुंच गया है, सपोज दैट 40 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब अगर मैं थोड़ा सा भी 20.1 भी कर देता हूं, तो ये एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये भी यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो इसने कितना फील्ड झेला, इस एटम ने कितना फील्ड झेला भाई, 5 का मैंने लगाया था तो 10 एंगस्ट्रॉम का था, 10 का लगाया तो 15 का है, 20 का लगाया तो 40 का, 20.1 लगाया तो टूट गया। तो मतलब मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी, फील्ड जो इसने झेला वो है 20.1, और इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, द मैक्सिमम द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ अ नॉन पोलर एटम। ठीक है, कि भाई वो कितना स्ट्रेच होता है, ठीक, कितना वैल्यू तक वो स्ट्रेच हो सकता है, जब तक ना वो अपना बॉन्ड तोड़ दे बीच में से, पोलर वो चार्ज जो बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए, उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है उसको। ठीक है, आई विश कि मैं क्लियर हूँ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोलराइज चार्ज सेपरेशन करना, उसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजिंग चार्ज जो चार्ज सेपरेट करता है, पोलराइज्ड चार्ज जो चार्ज सेपरेट हो रहा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, मैक्सिमम कितना सेपरेट हो सकता है, मैक्सिमम से आगे वो टूट जाएगा, तो एक पार्टिकुलर वैल्यू है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी
कहते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, अभी तो मैं देखता हूँ इसमें कुछ और तो नहीं है, एक सेकंड भैया। अच्छा, डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। ठीक है भाई, चलो ओके बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स, और इसके बाद ठीक है जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, अब मेरे से स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखी जा रही। कैपेसिटर क्या है सर? कैपेसिटर है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका सिंबल ये है, दोनों सिरे बराबर। ठीक, और सर्किट में ऐसे यूज किया जाता है। और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस अगर द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। भाई जैसे देखो क्या है ना, जैसे कि एक सेकंड में चेक तो करूं पहले, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल तो रहा है। कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के बीच में फर्क क्या है? कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं एंड इज गिवन बाय चार्ज अपॉन वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या बनता है इसका, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट एंड दैट इक्वल्स टू 1 फैराड। ठीक, हम वो बात नहीं करेंगे, मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या फर्क है। कैपेसिटर्स देखो, दो डब्बे मेरे पास है, एक ये 1 लीटर का है और एक मेरे पास ये 5 लीटर का है। अब मैं इन दोनों में क्या स्टोर कर सकता हूँ? दूध स्टोर कर सकता हूँ। मैं इसमें भी दूध स्टोर कर सकता हूँ और इसमें भी दूध स्टोर कर सकता हूँ। दोनों का काम तो सेम है ना, तो इसको भी मैं कैपेसिटर कह सकता हूँ और इसको भी मैं कैपेसिटर कह सकता हूँ। लेकिन इन दोनों की एबिलिटी अलग अलग है। इसमें मैं 1 लीटर चार्ज स्टोर कर सकता हूँ और इसमें मैं 5 लीटर चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, मतलब 5 लीटर वाटर या जो भी लिक्विड हो। वही हमारे पास कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर आगे सर दो डब्बे, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कैपेसिटर से लंबे हैं मोटे हैं। ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस है इन डब्बों की क्षमता, क्षमता कितनी है, और वो है क्या, सी से हम डिनोट करते हैं, और क्यू अपान वी हमारे पास वो कैपेसिटेंस रहता है। कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, और उसका ऐसा यूनिट जो है वो फैरेड है। तो 1 फैरेड किसके बराबर होगा? जब एक कैपेसिटर के अंदर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाए, कितने पोटेंशियल पर? 1 वोल्ट पोटेंशियल पर, उस वक्त जो उस कैपेसिटेंस का जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 1 फैरेड के बराबर है। ठीक है भैया, चलो अगले पे हम चलते हैं। दैट इज, मैं देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो अक्सर इसी के ऊपर पूछता है, पोटेंशियल के ऊपर ही पूछता है। नेक्स्ट इज योर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटेंस कितना रहता है, एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? देखिए भैया, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी मुझे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं भाई। ठीक है, उतना मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा न्यूमेरिकल्स में, थोड़ा सा मुझे। ठीक है, चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स लेंगे, और दो प्लेट्स हमारे पास, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। दिस इज प्लेट नंबर ए एंड दिस इज प्लेट नंबर बी। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट दैट डिस्टेंस इज डी। दोनों प्लेट का जो
एरिया है वो ए है, सिग्मा जो है इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं प्रिंसिपल पढ़ाने नहीं बैठूंगा, वो क्लास में हमने पढ़ा था। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है E, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है E, ठीक है। तो मुझे बताया जाता है सर कैपेसिटेंस निकालो, सी निकालो कितना, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। याद रखना भैया, जब भी आप कैपेसिटेंस निकालो, जब भी, हमेशा याद रखना, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हो, कंडक्टिंग स्लैब का हो, या किसी भी चीज का हो, चाहे वो अर्थ का हो, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालने से पहले पोटेंशियल निकाल देना, ठीक है। उसको चार्ज से डिवाइड कर लो, खत्म कहानी, ठीक। तो मेरे पास अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है डी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, क्या गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है भाई, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। और भाई मुझे निकालना है यहाँ से पोटेंशियल, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो भैया पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर, लेकिन आर मेरे पास यहाँ पर डी है, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। तो विच इम्प्लाइज, अगर मैं इसको E इंटू आर कर दूं, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी नॉट आर, दैट इज डी, मल्टीप्लाई बाय डी कर दूं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। तो विच इम्प्लाइज पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी इक्वल्स टू वी, ठीक। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डालने से मेरे पास कितना आएगा, C is equals to Q multiply by A epsilon naught times Q into D. Q will be cancelled out and I left with C equals to A epsilon naught divided by D, which is the required expression for the capacitance due to a parallel plate capacitor. तो किसके बराबर है, A epsilon naught D, A epsilon naught divided by D. So this is your parallel plate capacitor, ठीक है भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस, ठीक। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन भैया हमारे पास बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, शायद एक सेकंड मेरे को देखने देना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद आउट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, ठीक है। हाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है खाली, तो विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो चलिए भैया वही with capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric medium, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। भैया दिक्कत ये है कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब मैं बीच में रखूंगा तो मेरे पास एक रिवर्स फील्ड भी सेटअप हो रहा है। ये मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में, भाई जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम वहां पर रखते हैं ना किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो पोलराइज हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूँ, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस जो है वो T है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, सपोज दैट वो D है, जो मैंने पहले लिया था वही। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रहा है बाहर से, दैट इज E नॉट I। अब ये डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, इसके इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो एक रिवर्स फील्ड सेटअप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो हमारे पास इसके डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक, जिसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अलाइन हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव अंदर से हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना रहा, E नॉट माइनस पोलराइज में एप्सिलॉन,
ठीक, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट कितना रहा, ई नॉट माइनस, ठीक है, चुप हो जाओ भैया, ठीक है। अच्छा, तो कैपेसिटेंस किसके बराबर है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। मैंने क्या कहा मूल मंत्र, मैंने कहा सर कि सबसे पहले आपको वी का ही पता करना है कि वी कितना है, ठीक है। तो भैया देखो हम यहाँ पर वी ढूंढते हैं, वी कितना है, लेकिन यहाँ पर दो दिक्कत है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है टी में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस एरिया में, इस एरिया में। अगर मान के चलो कि डी 10 मेरे पास है, 10 सेंटीमीटर, टी मेरे पास मान के चलो 8 सेंटीमीटर, तो ये जो एरिया बचा ये कितना बचा, 10 - 8 मतलब डी माइनस टी। तो एक इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और एक यहाँ बाहर में लग रहा है, ठीक। तो वो हम निकालेंगे कि वो मेरे पास पोटेंशियल कितना है, मैं उसको सीधा सीधा उसके साथ डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भैया पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल वी जो हमारे पास है, एक तो है ई इंटू टी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में लग रहा है, प्लस प्लस ई नॉट जो यहाँ बाहर में लग रहा है। तो यहाँ बाहर कोई दूसरा फील्ड है ही नहीं ई नॉट के अलावा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी। लेकिन सर हमें ई को कन्वर्ट करना होगा ई नॉट में, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कितना अंदर में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कितना है, तो मेरे को ई को कन्वर्ट करना होगा ई नॉट में। तो ई को कन्वर्ट कैसे करूंगा ई नॉट में, भाई देख लो भैया, मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ई नॉट बटे में ई इज इक्वल टू के, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट बटे में के। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा इस वैल्यू को यहाँ पर, तो मेरे पास v कितना आएगा, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू ई नॉट बटे में के इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी के बराबर, ठीक है। और ई नॉट कितना भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट कितना है मेरे पास, ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसकी, गॉजेस लॉ की एप्लीकेशन। चाहे तो इसको भी डाल दो यहाँ पर, है ना, या तो फिर बाद में डाल देना, जैसे आपकी इच्छा हो भैया, जैसे गुरु आपकी इच्छा वैसे ही कर सकते हैं हम तो आपसे बढ़ नहीं सकते। तो भैया यहाँ पर, और सॉरी, हम वाइट से चल रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे वाइट से, तो भैया वी कितना हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा, ई नॉट को कॉमन कर दो भाई, ई नॉट को कॉमन कर दिया, अंदर क्या आ गया हमारे पास, टी अपान के प्लस डी माइनस टी, ठीक है। तो ई नॉट का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया ई नॉट का वैल्यू, तो कितना आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना क्यू अपान ए इंटू टी पान के प्लस डी माइनस टी। तो ये कितना आ गया, विच इंप्लाइज क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी पान के प्लस डी माइनस टी, ठीक है भैया। ये आ गया हमारे पास v, विच इंप्लाइज v इज इक्वल टू, अच्छा 1/v निकालें, 1/v तो ऐसे ही होगा भाई, चलो ये लिखते हैं अभी, तो a एप्सिलॉन नॉट इंटू टी अपन के माइनस डी माइनस टी, नॉट डी माइनस दिस इज प्लस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था भाई, c किसके बराबर है, q अपन v के बराबर है, तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू, therefore c will become is equals to, therefore c will become equals to, therefore c will become is equals to, c कितना रहेगा भैया, c is equals to q अपन v, तो q बटे में v, तो q बटे में a एप्सिलॉन नॉट इंटू t बटे में k प्लस d माइनस टी, डी माइनस टी, ठीक है सर। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करने पे हमारे पास कितना आएगा, c इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्यू इंटू टी बटे में के प्लस डी माइनस टी। यार ये क्यू जो क्यों खास साथ में चला रखा है, इसको खत्म ही कर दो, ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा चलो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, डी माइनस टी प्लस टी अपन के, ठीक है, which implies c is equals to a epsilon naught divided by d, d divided by d, ठीक है, ओके। अगर एडिशन इज कॉमोटेटिव तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी डी प्लस प्लस टी अपान के माइनस टी, टी अपान के माइनस टी। ये नहीं, चलो छोड़ो, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, डी, इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से मैं माइनस टी बाहर निकालता हूँ। जब इस वाली टर्म से माइनस टी बाहर निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस टी आ गया तो अंदर आ गया 1, और यहाँ से माइनस टी निकालूंगा तो माइनस टी अपन के। भाई ये एक्सप्रेशन सीधा सीधा बता रही है कि डिनोमिनेटर में ये जो 1 माइनस टी अपन के है, और के का वैल्यू हमारे पास हमेशा जो भी रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा के जो रहता है वो बड़ा ही रहता है, ठीक, 1 से ज्यादा ही रहता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि देयर इज समथिंग विच इज डी माइनस टी, विच इज डी माइनस टी। सो फॉर बेटर कैपेसिटेंस, फॉर बेटर कैपेसिटर के लिए हमारे पास d माइनस टी, ये जो होना चाहिए, ये लगभग लगभग हमारे पास t जो होना चाहिए वो लगभग लगभग d के लिए, d के बराबर होना चाहिए, t इज मस्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल्स टू d के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर t d के बराबर हो गया तो c हमारे पास कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट बटे में d माइनस d इंटू 1 माइनस 1 माइनस, ये तो d बाहर ही आ जाएगा, फिर 1 माइनस 1 अपान के, और ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के अपान डी, बहुत ज्यादा है, ठीक। Hence we conclude that on introducing a dielectric slab we can increase the capacitance of a parallel plate capacitor, ठीक है। कंडक्टिंग स्लैब का भी सेम है, कंडक्टिंग स्लैब का भी सेम है, सिर्फ इतना बता दूं कि कंडक्टिंग स्लैब का ये स्यापा नहीं होगा, ये जो है ना, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चलता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज capacitance of a parallel plate capacitor, combinations of capacitor, energy stored in a capacitor, combination of capacitors। भाई कितनी देर की बन गई वीडियो, कितने टाइम की बन गई भैया, 1 घंटा 23 मिनट, अभी तो 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, 2 घंटे के पूरे बनने की है भैया, ठीक है। और ये नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मैं सीधा लिखता हूँ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर के साथ क्या होता है, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो तब हमारे पास कैसा उनका बिहेवियर रहता है, ठीक है भैया। देखो भाई, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, इनको एक पोटेंशियल के साथ लगाया गया है, पोटेंशियल V, ठीक, ये पोटेंशियल C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, और पोटेंशियल V, ये पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है V1, पोटेंशियल ड्रॉप V2, पोटेंशियल ड्रॉप V3, तीनों को सेम चार्ज मिल रहा है, क्यू क्यू और क्यू। भाई C इज इक्वल टू क्यू अपन V है, याद रखना भैया, एक चीज का याद रखना हमेशा, दिमाग में रखना कि पोटेंशियल जब भी हमारे पास पैरेलल में लगता है, पोटेंशियल जब भी हमारे पास पैरेलल में लगे तो पैरेलल में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो बराबर रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल बराबर में रहता है, और सीरीज में पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि सीरीज में पहला एक खाएगा फिर दूसरा खाएगा, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू अपान V, मुझे C निकालना है ना। तो भाई देखिए, यहाँ से मैं अगर बात करूं V इज इक्वल टू क्यू अपान C, क्यू अपान
लेट दिस बी द इक्वेशन नंबर 1। तो भाई पहले का देखते हैं अगर हम, तो C1 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी Q अपन V1, C2 हमारे पास Q अपन V2, और हाँ ठीक है, और C3 हमारे पास Q अपन V3। और इसको आगे सॉल्व करूं तो V1 मेरे पास कितना जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C1, और V2 हमारे पास कितना जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C2, एंड V3 विल बिकम Q डिवाइडेड बाई C3। कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो क्यों इतना घबरा रहा भाई, ठीक है। अच्छा भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, पोटेंशियल जो होगा V जो होगा दैट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर मैं इन सब का वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो V हमारे पास कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C3। और भाई हमारे पास खुद V कितना है, दैट इज Q बटे में C, इक्वेशन नंबर 1 देखो, Q बटे में C इज इक्वल्स टू Q बटे में C1, Q निकाल दो कॉमन इसका, Q निकाल दो भाई साहब कॉमन, क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q खत्म हो जाएगा। तो भैया हमारे पास बचा क्या, टोटल कैपेसिटेंस जो है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ध्यान रखना कैपेसिटर्स इन सीरीज रेसिप्रोकल सम होते हैं, कैसे सम होते हैं भैया, रेसिप्रोकल सम होते हैं। और कैपेसिटर्स इन पैरेलल कैसे सम होते हैं भाई, देखते हैं वो भी, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक भैया, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल में जब कैपेसिटर लग रहे हैं तब हमारे पास क्या होता है, एक कैपेसिटर, ई दूसरा कैपेसिटर, और ई तीसरा कैपेसिटर, और इन तीनों को हमने लगा दिया है एक ही पोटेंशियल पे, ठीक, ये और ये एक ही पोटेंशियल पे लगा दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, ठीक, वी पोटेंशियल। भाई देखो यहाँ पर तो तीनों को बराबर पोटेंशियल मिल रहा है, लेकिन तीनों को चार्ज अलग अलग मिलेगा, इसको Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज, क्योंकि अमाउंट ऑफ करंट अलग अलग जाएगा, करंट बटेगा, ठीक है। तो भाई अगर मेरे पास C इज इक्वल टू Q इंटू वी है, Q इंटू वी है, तो भाई Q किसके बराबर हो जाएगा, C बटे में V, है ना, C बटे में, दैट दिस इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर C1 मेरे पास कितना हो जाएगा, सॉरी Q1, दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल अप्लाई। Q2 हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी इट नॉट Q, दैट इज C2 डिवाइडेड बाय V, एंड Q3 मेरे पास कितना हो जाएगा, C3 डिवाइडेड बाय V। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि भाई टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास कंजर्व्ड है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेटा, तो ये कितना है, C1 बटे में V प्लस C2 बटे में V प्लस C3 बटे में V, तो V निकाल दो बाहर भाई, क्यों इतना रुक रहे हो, C बटे में V इज इक्वल टू 1 बाई V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो भाई ये V और ये भी खत्म होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये याद रखना कि भाई पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट सम के बराबर होता है, और सीरीज में कैपेसिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल सम के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल सम के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करें हम, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, है ना, शायद यही है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, विद द कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हाँ भाई यही है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बहुत सिंपल सा और सरल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको तंग करने के लिए रखा गया है यहाँ पर, देख लो भैया, हम इसको करते हैं, एक सेकेंड, फिर हम यहाँ से आगे, चलो यही से करते हैं भाई, ऐसा नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। इतना परेशान नहीं होने का भाई, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला देखो, बेसिक क्या हो रहा है, बेसिक क्या है इसका, और ये एनर्जी और पोटेंशियल के ऊपर ना अक्सर न्यूमेरिकल पूछता रहता है, क्योंकि यही से बच्चों का दिमाग भी घूम जाता है, ठीक है भाई। भाई देख लो क्या है कि एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C,
और इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, क्यू चार्ज स्टोर हो सकता है। तो मुझे ये पता है, मुझे क्या पता है कि सिंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, है ना, सी, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इस कैपेसिटर को लगाया एक पिद्दू सा बैटरी, एक छोटा सा बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल है V, और इस पिद्दू से बैटरी ने छोटे से टाइम पीरियड के लिए छोटा सा वर्क डन कर दिया, और उसमें छोटा सा चार्ज, एक पिद्दू सा चार्ज स्टोर कर दिया, कितना, डी क्यू चार्ज स्टोर कर दिया। कितना चार्ज स्टोर कर दिया सर, डी क्यू चार्ज। और डी क्यू चार्ज को स्टोर करने के लिए इस बैटरी को जो काम करना पड़ा, इस जो ये बैटरी है, इस बैटरी को जो काम करना पड़ा वो पिद्दू सा वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू, है नहीं, कितना वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। तो भैया वो डी डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर है, वर्क डन जो है अभी पढ़ा हमने, चार्ज इंटू पोटेंशियल, किसके बराबर, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना लगा भाई हमारे पास, वी लगा है, और कितना चार्ज स्टोर हो गया, डी क्यू चार्ज स्टोर हो गया। कितना चार्ज स्टोर हो गया सर, डी क्यू चार्ज स्टोर हो गया। ठीक है, अब ज्यादा इतराओ मत, ये v का वैल्यू निकालो यहाँ से। सर ये v का वैल्यू कितना होगा, इस इक्वेशन में देखें, अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो v का वैल्यू कितना है, q डिवाइडेड बाई c है, तो डाल दो यहाँ पर वैल्यू भैया। therefore dw will become is equals to dw is equals to q divided by c into dq into dq। ये तो हो गया इतना छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए। गुरुजी मान के चलो हमें पूरा चार्ज ये ऐसे भर देना है इसको, मतलब टोटल चार्ज कितना डाल देना है सर, इसके ऊपर क्यों डाल देना है, ये जो छोटा सा क्यों रखा था यहाँ पर, ये चार्ज स्टोर कर देना है, यार ये छोटा सा चार्ज क्यों भी हमने वहां पे रखा, तो क्यों चार्ज स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। सो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्यू बाई सी इंटीग्रेशन डी क्यू, लेकिन कहां से कहां तक भाई, जीरो, पहले चार्ज कितना था, जीरो, अब टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, 1/c कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, w विल बिकम इक्वल 1/c, इट विल बिकम इक्वल टू क्यू स्क्वायर, है ना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्यू। सो w विल बिकम इक्वल टू 1/2 n प्लस 1 1 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। दिस वर्क डन विल बी स्टोर एज पोटेंशियल, दिस वर्क डन विल स्टोर एज पोटेंशियल, एज पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, तो भाई देयरफॉर 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 W equals to U of a capacitor 1/2 Q square divided by C। ठीक, अब आप इसमें डाल दो C का वैल्यू डाल दो, C इज इक्वल टू Q बटे में V, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज डालने के बाद इसके अलावा ये C का वैल्यू डाल दो, Q बटे में V का वैल्यू डाल दो, कैपेसिटेंस का इधर उधर कर दो, तो इसकी तीन इक्वेशन आती है। एक आता है ये, और दूसरा आता है 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा आता है 1/2 Q इंटू V, Q इंटू V। ये तीन इक्वेशन आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ अ कैपेसिटेंस, ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भैया, क्लियर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, हम चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। अब हम न्यूमेरिकल दड़ादड़ करेंगे और फिर सो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो भाई, पहले बात तो इस न्यूमेरिकल को पढ़ो भैया। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल बोल रहा है what is the capacity of a parallel plate capacitor, sorry एक सेकेंड, कहाँ गया भैया तू, ठीक है। what is the capacity of a parallel plate capacitor
where area of the plate is 1.3 into 10 to power 9 meter square and the separation between them is 0.7 centimeter. Also find the energy stored in the capacitor वगैरह 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 वगैरह। भाई देखो, अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस सी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है कि भाई सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बाकी कुछ नहीं दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, क्या नहीं है, वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए होगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, जो लिख लेना बेटा 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फेरेड एफ अपन एम होता है। ठीक है, एफ अपन एम होता है या एफ एम माइनस वन, जो भी आप लिखना चाहते हो, या एफ अपन एम। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरा दूसरा ये हमारे पास एक एरिया गिवन है, ये हमारे पास डिस्टेंस डी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास है। तो भैया कैलकुलेट करो ना, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले एरिया हमारे पास है 1.13 इंटू 10 टू पावर 9 और दूसरा डी है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर दो भाई मीटर में। तो एक मीटर में होते हैं भाई 10 टू पावर 1 2 3, तो ये आएगा 0.007 मीटर। एसआई में कर लेना भैया सबको कन्वर्ट, ठीक है, एसआई में कन्वर्ट कर लेना। और इसको, इन सब वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में डालोगे तो गुरुजी सी का वैल्यू कितने आने वाला है, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.13 टू 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 7। ये कितना होगा, ये निकाल कैलकुलेटर और करो, 13 885 भाई कर लेना इतना कैलकुलेट, ठीक है, ये कर लेना। मैं इसका कैपेसिटेंस का अप्रॉक्स वैल्यू लिखता हूँ, लगभग लगभग ये आएगा 1.428 फैरेड के बराबर। ठीक है, कुछ लगभग लगभग इतना आ रहा है। लेकिन हमें दूसरा भी बोल रहा है, कहता बताओ कि भैया एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, अगर पोटेंशियल हमारे पास कितना है 20 वोल्ट के बराबर है, पोटेंशियल गिवन है 20 वोल्ट भाई, ये चीज हमें मारेगी अभी। ठीक है, तो भैया हाँ हमारे पास क्या क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो हमने अभी बात किया पीछे कि भाई हमारे पास U जो होता है 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है, 1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है। और V हमारे पास कितना गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है, कितना गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है। कैपेसिटेंस हमारे पास यहाँ से निकल गया 1.428, निकालना ही पड़ेगा यार, इसको निकाल देना, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो भैया U हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 इंटू सी 1.428 मल्टीप्लाई बाई V का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर भाई, दो दूने चार तो 40,000, तो यही हो गया बट्टे में दो ठीक है, तो ये वैल्यू आता है 28560 जूल्स आंसर आता है। ठीक है, 28560 जूल्स आंसर आता है। ठीक, हाउ मच चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन 12 पिको फैराडे। ठीक है भैया, 12 पिको फैराडे, ध्यान से सुनना, 12 पिको फैराडे कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा अगर हमारे पास उसको 50 वोल्ट 50 वोल्ट बैटरी पर अगर लगाया जाए वोल्ट, ठीक है, तो चार्ज हमारे पास कितना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो भाई देखो, चार्ज हमें निकालना है, C इक्वल्स टू Q अपन V। भाई सिंपल है यार, Q आपको निकालना है तो Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि C हमारे पास गिवन है 12 पिको फैरेड, तो पिको फैरेड को पहले फैरेड में कन्वर्ट कर दो, पिको फैरेड को पहले फैरेड में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा पिको फैरेड 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक है, क्योंकि एक पिको फैरेड होता है -12 के बराबर, तो 12 कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा शायद, है ना। तो क्यों कितना हो जाएगा, सोल्यूशन देख लो भाई, सोल्यूशन क्या हो रहा है, क्यों कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, क्यों हो जाएगा सर, सी कितना आया 12 जरबे 10 की पावर -12, और वी कितना भाई हमारे पास 50 वोल्ट के दे रखा भैया यहाँ पे,
50, ठीक है, 12×5 = 60, 600, 600 × 10⁻⁻12, 600 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आंसर, ठीक है भाई। उतना कुछ है नहीं, उतना कुछ है नहीं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मैग्नीट्यूड कितना भैया, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्जेस। और भाई क्या बात कर रहे हो यार पांडे जी, ठीक है, सोल्यूशन देख लो भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटेड एट a distance of 2 into 10 to power, देखो भैया प्लस माइनस क्यू, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल के भाई दो चार्ज होते हैं, एक प्लस होते हैं एक माइनस होते हैं। एक है प्लस 3 × 10⁻³ कूलम और दूसरा हमारे पास कितना है, क्या हो गया, चलना 3 × 10⁻³ कूलम और दूसरा -3 × 10⁻³ कूलम, ठीक। एक ये आ गया हमारे पास और दूसरा क्या आ गया, हाँ 2a जो r है, ठीक। तो 2a हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। तो हमें क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता। तो U इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा, देयरफॉर U इज इक्वल्स टू, U कितना है हमारे पास, के क्यू बेटे में आर के क्यू, फर्स्ट चार्ज दूसरा चार्ज, एक चार्ज दूसरा चार्ज, W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, और W1 तो हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। सो दिस विल बिकम इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, Q1 हमारे पास कितना है 3 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय R कितना गया भैया, R कहाँ गया, R क्या गया भैया, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है भैया। तो यहाँ से हमारे पास U जो आएगा 3×3 = 9, 9×9 = 81, तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 6×9 = 15, 10⁻15, 20 पावर मस्ट बी एडेड, 2 × 10⁻⁻7, तो 81/2, 40×2 = 80 पॉइंट 40.5 इंटू 10⁻15 × 22 जूल आंसर, ठीक है भैया, ठीक है। उतना ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, उतना ज्यादा कुछ था नहीं, दम नहीं था भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दम नहीं था। अगला क्वेश्चन देख, 3 कैपेसिटर्स ऑफ दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओ भाई फिर से वही सॉल्यूशन देख लो भैया, सॉल्यूशन देख लो। देखो पीछे पैरेलल में हमने क्वेश्चन किया था, अभी किया था पैरेलल में, ठीक है। ये कौन सा था, ये शायद हमारे पास पैरेलल ही है ना, हाँ ये पैरेलल है। और पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कितना निकला है, डायरेक्ट सम के बराबर निकला था भैया, कितना निकला था, डायरेक्ट सम के बराबर निकला था, ठीक। तो चलिए वही हमें निकालना है। कहता है 3 कैपेसिटर्स, ठीक। एक कैपेसिटर ये है जिसका है 2 पिकोफैरेड, तो 2 पिकोफैरेड कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻12 फैरेड, ठीक। दूसरा कैपेसिटर ये है, ठीक। इन दोनों को नहीं भाई, तीनों को, 3 लगे हैं भाई, ये 3 लगे हैं, ऐसा ऐसा 3 लगे हुए, ठीक है। ये ये 3 लगे हुए, 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, और यह है 4 पिकोफैरेड भाई,
आपको बोल रहा है कि भाई पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का कैपेसिटेंस निकालो यार। ए कितना हो गया, 3 पिको फैरेड, कितना हो गया सर, 3 × 10⁻12 फैरेड के बराबर, और ये हो गया 4 × 10⁻12 फैरेड के बराबर। तो भाई टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2 + C3, C1 कितना आ गया, 2 × 10⁻12 जमा 3 × 10⁻12 जमा 4 × 10⁻12 10⁻12 कर दो तो 2 × 3 = 4 10⁻12 तो कितना हो गया, 3 × 4 = 7, 7 × 2 = 9 10⁻12। तो टोटल फैराड कितना आ गया भैया, 9 पिको फैराड आंसर। ठीक है, ये भी वही है, और ये रेसिप्रोकल, चलो इसको भी कर देते हैं। तो भाई 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, लेकिन ये भी वही करना कि इसको टोटल कर देना। तो ये आएगा 1/(1/10⁻12 जमा 2 सॉरी नॉट 2 1/(2 (2)/10⁻12 जमा 1/(3)/10⁻12। ठीक है भैया, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा भाई, 1/(1) जमा 1/(2) जमा 1/(3) जब 1/10⁻12। तो कितना एलसीएम निकलेगा भाई, 3 दूना 6, 6 3 1 6 6 3 3 दूने 6। देखना भाई कहीं गड़बड़ ना आ जाए मेरे से, और कल को बोल दो कि सर जी आपने तो गलत कर दिया है ना, तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना, 6 3 9 2 11 बटे में 6 जब 10 की पावर 1/10⁻12। ठीक है, तो ये आ गया 1/C। सी कितना आएगा, उल्ट कर दो इसका, 6/11 जब 10 की पावर 12 फैरेड जो भी आएगा। ठीक है, ओके, ये देख लेना भाई थोड़ा सा ऐसा करके। ओके, अगला क्वेश्चन, अगले पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ अ डाइपोल हैविंग मैग्नीट्यूड 3 × this कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, और इतना इतना इतना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। ठीक, हमारे पास क्या क्या गया है, ईच चार्ज फिर से वही +-3। ठीक है, द चार्जेस आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम। 200 एंगस्ट्रॉम पर चार्जेस जो है वो वो सेपरेटेड है। ठीक है, तो इनका बोलता है, आप बताओ कि इनका जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया था ना भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो भाई देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सॉल्यूशन में देख लो भाई, सॉल्यूशन में क्यों हमारे पास कितना है, +-3 × 10⁻⁻6 कूलम, ये तो कूलम में दिया ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 2000, दैट इज 2000 एमस्ट्रॉन्ग, और एक एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10 के बराबर। तो ये जो 2000 को कन्वर्ट 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय एमस्ट्रॉन्ग 10⁻10, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻7 मीटर, है ना, 2 × 10⁻7 मीटर। अच्छा, ठीक है, पोटेंशियल आपके पास कितना है, U इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और वो कितना होगा भैया, के 9 × 10⁻9 भाई, Q1 कितना है, 3 × 10⁻6 दर में 3 × 10⁻6, और डिवाइडेड बाई R है, तो R कितना हो गया, 2 × 10⁻7, तो 3 3 9 9 9 81 जर में 10⁻9, तो 6 × 12। ठीक है, और -12 है 9, तो ये आएगा माइनस, भाई 12 में से 9 गया कितना, 9 9 4 13 9 3 12 -3
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये आएगा 40.5। पिछला क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है ना, है ना, पिछला क्वेश्चन ऐसे ही लग रहा है। दरबे 10 की पावर कितना आएगा? अच्छा ये ऊपर गए हो, ये हो गया प्लस है, ये हो गया माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस, तो 7 4 10⁻⁴, 10⁻⁴। हाँ इतना ही आना चाहिए भैया। 6 तो 6 12 और 9, ठीक इतना इतना, ठीक है, मुझे इतना इतना ही लग रहा है भैया। 405 दरबे 10 की पावर 3 जूल्स आंसर। ठीक है, मुझे तो इतना ही लग रहा है बेटा, इतना ही आना चाहिए। A capacitor of capacitance 20 माइक्रोफैराडे। अरे भाई फिर से वही क्वेश्चन। A capacitor of capacitance 20 माइक्रोफैराडे is charged to a potential difference of, कितना पोटेंशियल डिफरेंस भैया? 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 500 वोल्ट का। कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। भाई वाह, सोल्यूशन देख लो भाई, सोल्यूशन देख लो। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या है, गिवन देख लो। पोटेंशियल गिवन है कितना है? 500 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, चार्ज गिवन है कितना है? 20 माइक्रोफैरड के, सॉरी नॉट चार्ज भाई, चार्ज थोड़ी ना है यो, फैरड में है भाई, फैरड में है, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरड है, तो वो है 2 दरबे 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है भैया, अब हमें यो पता है कि एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। हमें एक तो पूछा है एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ और दूसरा चार्ज कितना हुआ। तो भाई देखो चार्ज तो हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। C इज इक्वल टू क्यू अपन वी है, क्यू अपन वी है, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो C कितना है भैया? 20 दरबे 10 की पावर -6 दरबे 500, और 5000 लिख दिया भाई, 500, 5 दूनी 10, 10 1 2 3 दरबे 10 की पावर -6, तो यह आ गया भैया 6 4, 1 2 3, ये 4, तो ये आ गया 0.01 कूलम, 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा भैया? एनर्जी। तो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, अभी निकाला हमने पीछे, है ना, कैपेसिटेंस का। तो 1/2 C कितना भाई? 2 दरबे 10 की पावर -6, और V का स्क्वायर 500 का स्क्वायर कर दो, 500 का स्क्वायर कितना आएगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 10 दूनी 20, तो यह आएगा 10⁻⁻5, है ना, इंटू 5 5 पंजी 4 25 दरबे 10 की पावर -2.5 जूल्स आंसर। ठीक है भैया, तो ये थे आपके जेके बोस के क्वेश्चंस। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, और इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। बहुत जल्द मिलता हूँ इलेक्ट्रिक करंट के साथ आपके साथ। ठीक है, आई विश कि बहुत अच्छा लगता है यार। फर्स्ट जो सेशन मैंने डाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 के ऊपर, तो उस पे बच्चों ने मतलब 2 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, अच्छे से व्यूज गए हैं, अच्छे से, आई विश कि सबने अच्छे से पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने ये सेशन रिकॉर्ड किया। अदरवाइज मैं उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं था, मैं सिर्फ देख रहा था, बट बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है खुद भी। ठीक है, चलो पढ़ते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर कोई दिक्कत होगी, तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से बताऊंगा, और अपने एग्जाम में खुल के जस्ट रिलैक्स, है ना, रिलैक्स होके पेपर दो। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।